लास्ट वीडियो में हम पावर बीआई के फ्रंट एंड के बारे में समझे थे। हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट पावर बीआई रिपोर्ट, टेबल व्यू एज वेल एज मॉडल व्यू को हमने डिटेल में समझा था। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था डैक्स का, डिफरेंस बिटवीन डैक्स एंड एम कोड समझा था। तो आज हम कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स समझेंगे। डैक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक्सेल फॉर्मूले से ज्यादा पावरफुल है। इट्स अ लैंग्वेज इन इट्स ओन। लास्ट वीडियो में हम ये भी समझे थे कि डैक्स से कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। एनालिटिक्स कोर्स। सबसे पहले हम कैलकुलेटेड कॉलम समझेंगे। कैलकुलेटेड कॉलम्स का मतलब यही है कि फॉर्मूला लिख के कॉलम्स बनाना। कैलकुलेटेड कॉलम्स पूरे टेबल को रेफर करते हैं एंड हर एक रो के लिए वैल्यूज जनरेट करते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स से हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट सम काउंट एक्सेट्रा के लिए कैलकुलेटेड कॉलम्स अच्छे नहीं है। एग्रीगेशन फंक्शंस लाइक सम काउंट एक्सेट्रा के लिए हम मेजर्स यूज करेंगे, ना कि कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम्स हम तब यूज करेंगे जब हमको डेटा को फिल्टर करना है या ग्रुप करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। और मैं आ चुका हूँ टेबल व्यू में। यहाँ पे मैं टेबल के नेम पे राइट क्लिक करके न्यू कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अभी के लिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ बस आप उसको देखो, मैं बाद में हर एक फंक्शन समझाऊंगा। तो मैं कॉलम नेम दूंगा एज पेमेंट टाइप इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन if payment method is equal to cash on delivery, then payment method should be cash, else it should be online. Bracket close. Let's press enter. ये देखिए एक न्यू कॉलम बन गया एज पेमेंट टाइप विच इज यूजिंग दिस कॉलम्स रो कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए जहां जहां पे कैश ऑन डिलीवरी है वहां वहां पेमेंट टाइप है कैश। लेट्स फिल्टर द पेमेंट एज क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट। अब देखिए जहां जहां पे क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट यूज किया गया है देयर पेमेंट टाइप इज ऑनलाइन। एंड अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो पेमेंट टाइप के बाजू में एक अलग सा आइकन आ गया है। दिस कॉलम इंडिकेट्स दिस इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। अभी जो रो बाय रो हमें आंसर मिल रहे हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसे कहते हैं रो कॉन्टेक्स्ट। अब पेमेंट टाइप कॉलम जो है वो पेमेंट मेथड कॉलम की वैल्यूज को यूज करके हमें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, तो इसे कहते हैं रो कॉन्टेक्स्ट। जो कॉलम किसी दूसरे कॉलम की वैल्यूज को यूज करके दूसरी वैल्यू रिटर्न करे उसे हम कहते हैं कि दैट कॉलम इज यूजिंग रो कॉन्टेक्स्ट। मतलब पेमेंट टाइप इज यूजिंग रो कॉन्टेक्स्ट टू कैलकुलेट न्यू वैल्यूज। एंड यहाँ पे रो कॉन्टेक्स्ट है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड के लिए हर एक रो की वैल्यू को रीड कर करके वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर डिजिटल वॉलेट मिला उसे तो ऑनलाइन रिटर्न किया। तो दिस इज रो कॉन्टेक्स्ट। एंड एक बात याद रखना, कैलकुलेटेड कॉलम्स मोस्टली रो कॉन्टेक्स्ट यूज करके वैल्यूज को पॉपुलेट करते हैं। तो ये था एक करेक्ट वे टू यूज कैलकुलेटेड कॉलम्स। अब एक इनकरेक्ट वे दिखाता हूं। मैं यहाँ पर टेबल पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू कॉलम। I'll name the column as count of restaurants equal to
काउंट रेस्टोरेंट आईडी। ओके, यहाँ पर एक स्लैश आ गया, इसकी वजह से एरर थ्रो कर दिया। लेट्स क्लियर द एरर। अब यहाँ पर देखिए, हर एक लाइन पे 1000 1000 1000 आ गया, तो पूरे कॉलम में जस्ट एक सिंगल वैल्यू ही है। यहाँ पर देखिए, वन डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इसका मतलब है पूरे कॉलम में जस्ट 1000 ही स्टोर्ड है। तो एक सिंगल वैल्यू के लिए हम कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाएंगे, बिकॉज कैलकुलेटेड कॉलम जो है डेटा को स्टोर करता है। एक सिंगल वैल्यू 1000 टाइम्स स्टोर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके लिए सिंगल वैल्यूज जो चीजें रिटर्न करेगी, हम उसके लिए कैलकुलेटेड कॉलम्स यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं मेजर्स पे। मेजर्स ऐसे डैक्स फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम कैलकुलेटेड वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटेड कॉलम सारा टेबल रेफर करता है, वैसे ही मेजर्स भी सारा टेबल रेफर करता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम्स की वैल्यूज दिख रही हैं कि 1000 आया है, यहाँ पर कैश एंड ऑनलाइन है। मेजर्स की वैल्यू हम टेबल व्यू में नहीं देख सकते हैं। मेजर्स की वैल्यूज हमें तभी दिखेगी जब हम उस मेजर को किसी विजुअलाइजेशन में ऐड करेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स, कार्ड, एक्सेट्रा। जैसे कैलकुलेटेड कॉलम्स रो कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, मेजर्स भी रो कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। बट मेजर्स रो कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी यूज करते हैं, विच मीन्स कि जब भी फिल्टर्स या फील्ड्स चेंज होंगे, मेजर फिर से कैलकुलेट होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं मेजर का। I'll right click on food orders table again. This time मैं न्यू मेजर बनाऊंगा। यहां पर हम टाइप करेंगे काउंट ऑफ कस्टमर्स इक्वल टू काउंट कस्टमर आईडी एंड एंटर। अब ये देखिए, यहां पर काउंट ऑफ कस्टमर्स लिख के आ गया एंड यहां पे देखिए कैलकुलेटर टाइप आइकन आ गया। ठीक, तो दिस इज इंडिकेटिंग कि ये एक मेजर है, एंड दिस वन इज इंडिकेटिंग दिस इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। अब मेजर को विजुअलाइज कैसे करें, मेजर की वैल्यूज कैसे देखें? तो मेजर की वैल्यू देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा रिपोर्ट व्यू में। लेट्स ऐड कार्ड विजुअल, एंड इसमें मैं डेटा ऐड करूंगा हमारा मेजर। ये देखिए, काउंट ऑफ कस्टमर्स 1000 आ गया, विच इज करेक्ट। हमारे पास 1000 कस्टमर ही है। अब और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ऐड करेंगे। यहां पर भी मैं सबसे पहले काउंट ऑफ कस्टमर्स ऐड करूंगा। ठीक, काउंट ऑफ कस्टमर्स 1000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डेटा मैं यहां से भी ऐड कर सकता हूं और यहां से भी। तो आई ऐड फ्रॉम हियर नाउ। अब मैं रेस्टोरेंट आईडी को भी ऐड करूंगा। तो अब देखिए क्या हुआ, आपको समझा? अर्लियर इट वाज 1000। जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट आईडी को ऐड किया, वो मेजर दैट इज काउंट ऑफ कस्टमर्स रिकैलकुलेट हुआ एज पर दिस कॉन्टेक्स्ट, जो कि है एक रेस्टोरेंट आईडी के अगेंस्ट कितने कस्टमर्स हैं। दिस रेस्टोरेंट कंटेन्स ओनली 2 कस्टमर्स, दिस रेस्टोरेंट कंटेन्स 4 कस्टमर्स। इसका मतलब है कि मेजर इज यूजिंग फिल्टर एंड रो कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं इस रेस्टोरेंट आईडी पे क्लिक करूंगा, अब इस कार्ड विजुअल को देखना क्या होगा। देखिए 4 आ गया। दैट मीन्स जैसे ही मैंने एक फिल्टर अप्लाई किया, इस मेजर पे भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो गया कि इस रेस्टोरेंट आईडी का जितना काउंट है वहां यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। चलिए अब मैं एक और कॉलम को ऐड करता हूं जो हमने कैलकुलेट किया था, पेमेंट टाइप। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, ये देखिए डेटा और सेग्रीगेट हो गया कि रेस्टोरेंट R002 में, जहां पे पहले R2002 से पहले 2 कस्टमर्स लेके आ रहे थे, अब एक एक आ रहे हैं, बिकॉज एक कस्टमर ने कैश एज पेमेंट टाइप चूज किया एंड दूसरे ने ऑनलाइन एज पेमेंट टाइप सेलेक्ट किया।
तो फिर से यहाँ पर मेजर हमारा रिकैलकुलेट हुआ, विच मीन्स यहाँ पर हमारे रो कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करूंगा तो देखिए इस रेस्टोरेंट में कितने कस्टमर्स ने ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज किया है, यहाँ पर भी काउंट पॉपुलेट हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स। अब बात करते हैं मेजर्स के टाइप्स की। मेजर्स दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट मेजर्स एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स। इम्प्लिसिट मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जब तुम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को ट्रैक करते हो विजुअल में एंड मैन्युअली एक एग्रीगेशन मोड सेलेक्ट करते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर सारी चीजें हटा देता हूँ, पेमेंट टाइप को रख लेते हैं और मैं ऑर्डर वैल्यू को ट्रैक करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, सम ऑफ ऑर्डर वैल्यू। पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली सम कर दिया है ऑर्डर वैल्यू का। तो दिस इज एन इम्प्लिसिट मेजर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रोज ये सम ले रहा है, कैश की ऑर्डर वैल्यू इतनी आई है एंड ऑनलाइन हमारे पास इतनी ऑर्डर वैल्यू है एंड टोटल इज दिस मच। जल्दी से इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। अभी देखिए यहाँ पर सम आ रहा है। अब हम एग्रीगेशन मोड चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इतने सारे एग्रीगेशन मोड्स हैं, मैक्सिमम, मिनिमम। अगर मैं मैक्सिमम कर दूं तो कैश में कितना मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू आया है वो एंड ऑनलाइन में कितना मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू आया है वो दोनों बस पॉपुलेट हो जाएगा हमारे पास। अभी के लिए हम एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज पेमेंट इज in cash is 1049 and in online is 1056। तो ये है इम्प्लिसिट मेजर जो कि मोस्टली सारे कॉलम्स पे कैलकुलेट हो सकता है। अब एक्सप्लिसिट मेजर्स को समझते हैं। एक्सप्लिसिट मेजर्स वो मेजर्स जिनको हम एक्चुअली डैक्स लैंग्वेज यूज करके क्रिएट करते हैं। इम्प्लिसिट मेजर को हम सिर्फ उसी विजुअल में यूज कर सकते हैं जिसमें हमने कैलकुलेट किया है। उस इम्प्लिसिट मेजर को हम दूसरे विजुअल में यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू लिया है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक नया कार्ड बनाऊं एंड इसमें ऑर्डर वैल्यू ले लूं तो मुझे यहाँ पर रिकैलकुलेट करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम ऑफ ऑर्डर वैल्यू आ गया। मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर से एवरेज पे क्लिक करना पड़ेगा, देन एवरेज विल बी कैलकुलेटेड। तो एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू जो है दैट इज अवर इम्प्लिसिट मेजर। यहाँ पर भी हम ये जो हमने बनाया ये इम्प्लिसिट मेजर है। मैं इस एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ, तो हमें बार बार विजुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यही हम एक डेक्स क्रिएट किए होते तो हमें रिकैलकुलेशन की नीड नहीं होती। चलिए अब एक न्यू मेजर बनाते हैं ऑर्डर वैल्यू का। एंड मेजर आप रिपोर्ट व्यू से भी बना सकते हैं। बस आपको राइट क्लिक करना है टेबल नेम पे एंड न्यू मेजर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इक्वल टू एवरेज ऑर्डर आईडी, सॉरी नॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर वैल्यू। लेट्स प्रेस एंटर। अब ये देखिए मैं इस टेबल का कॉपी बनाता हूँ एंड इसमें से एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू हटा देता हूँ, एज वेल एज इस कार्ड विजुअल का भी एक कॉपी बनाता हूँ। इसमें से भी एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू हटा देता हूँ जो कि हमने इम्प्लिसिट मेजर बनाया था। अब मैं इस पे हमारा जो एक्सप्लिसिट मेजर है एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू उसको ऐड करूंगा। ये देखिए डायरेक्टली एवरेज आ गया। अब मुझे सेम एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू इस टेबल में भी चाहिए, मैं इस टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए एवरेज ऑफ ऑर्डर वैल्यू दोनों जगह कैलकुलेट हो गया, हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ी। तो ये एक बेनिफिट है एक्सप्लिसिट मेजर का कि हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था क्यों हम सिंगल वैल्यूज का
कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाते हैं। इट्स बिकॉज हाउ पावर बीआई स्टोर्स द डेटा। कैलकुलेटेड का डेटा मेमोरी में स्टोर होता है वंस इट्स कैलकुलेटेड। एक बार कैलकुलेट करके पावर बीआई उसको स्टोर करके रख देता है मेमोरी में। बट मेजर का डेटा कहीं स्टोर नहीं होता है, जस्ट कोड स्टोर होता है मेजर का। अगर डेटाबेसेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊं तो थिंक ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम एज टेबल एंड मेजर एज अ व्यू। डेटाबेस में टेबल में सारा डेटा स्टोर होता है एंड आप डायरेक्टली व्यू कर सकते हो उस डेटा को बाय सेलेक्टिंग द टेबल नेम। व्यू का जस्ट कोड स्टोर होता है एंड जब भी आपको वो व्यू का डेटा देखना है आप उस कोड को ऑन डिमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट करते ही आपको डेटा मिल जाएगा। सेम पावर बीआई में भी हो रहा है। कैलकुलेटेड कॉलम का डेटा मेमोरी में स्टोर होगा एंड मेजर का जस्ट कोड स्टोर होगा। तो वाई टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू 1000 टाइम्स जबकि हम उसे ऑन द गो कैलकुलेट करवा सकते हैं यूजिंग मेजर्स। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम मेजर्स कैलकुलेट करते हैं कुछ कैटेगरी पे या कोई फिल्टर पे। अगर कोई परसेंटेज कैलकुलेशन करना है तो मेजर क्रिएट कर सकते हैं। पावर बीआई में हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें बहुत सारे मेजर्स के टेम्पलेट मिलते हैं जिनको हम यूज करके क्विकली मेजर्स बना सकते हैं एंड उस ऑप्शन का नाम है क्विक मेजर, जो कि यहाँ पर होम टैब में है। इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर कैलकुलेशंस आ गया एंड ये पूछ रहा है सिलेक्ट अ कैलकुलेशन। एंड ये कैलकुलेशंस भी देखिए कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एग्रीगेट पर कैटेगरी, फिल्टर्स, टाइम इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। लेट्स कैलकुलेट एवरेज पर कैटेगरी। अब यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है हमसे, बेस वैल्यू एंड कैटेगरी। तो हम फिर से यही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। तो बेस वैल्यू विल बी ऑर्डर वैल्यू which will be sum, yes, and category will be payment type. Let's click add। ये देखिए ऐड करते ही हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया। ऑर्डर वैल्यू एवरेज पर पेमेंट टाइप which is the formula average x, keep filters, values, payment type। ये जो है हमारा एक कैटेगरी है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट एंड टेक आउट द एवरेज। यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल गया। पता है डेटा एनालिटिक्स में आपको क्या इंसाइट्स चाहिए वो आपको अपने वर्ड्स में बताने आना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे टोटल कस्टमर्स बाय रेस्टोरेंट देखना है या मुझे ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ऑनलाइन या कैश, तो एवरेज पर कैटेगरी एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ये सब आपको अपने वर्ड्स में समझाने आना चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कोपायलट। कोपायलट एक न्यू एआई टूल है फॉर मेकिंग डैशबोर्ड्स एंड डैक्स। कोपायलट इज नॉट अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल यूज। इट इज अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड यूजर्स विद अ प्रो लाइसेंस। तो अगर आपके पास प्रो लाइसेंस है तो आप को पायलट से भी सजेशन लेके मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मेजर ही नहीं, आप डेटा की समरी ले सकते हैं एज वेल एज फुल पेज रिपोर्ट बनवा सकते हैं यूजिंग को पायलट। ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू द टेबल व्यू एंड डैक्स के सिंटैक्स को प्रॉपरली समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि डैक्स, डेट इज डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, एक लैंग्वेज है एंड इट इज रेदर अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जब भी कोई स्पीकिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें ग्रामर होता है कि अगर आप इस चीज को ऐसे बोलोगे और लिखोगे तो ये ठीक होगी, और इसके अलावा जैसे भी आप इसे बोलोगे या लिखोगे ये गलत होगी। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर को सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स आर रूल्स टू राइट दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको यहाँ ब्रैकेट्स देना है, यहाँ कॉमा लगाना है, यहाँ सेमीकोलन देना है, ये सब कुछ सिंटैक्स से पता चलता है। अगर आप प्रॉपरली कॉमा, ब्रैकेट्स ओपन क्लोज नहीं करोगे देन देयर विल बी सिंटैक्स एरर। जैसे हम स्पीकिंग लैंग्वेजेस में बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स एरर होते हैं। ये तो हो गई जनरल प्रोग्रामिंग की बात। अब डैक्स की बात करते हैं। डैक्स एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। इसमें हर एक कैलकुलेशन फॉर्मूला से परफॉर्म होता है। हर फॉर्मूला में हम फंक्शन लिखेंगे लाइक इफ,
काउंट। अगर आप एक प्रोग्रामर हो, आपको प्रोग्रामिंग में पता होगा कि फंक्शंस होते हैं, एंड फंक्शन को हम कॉल करते हैं, कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, एंड फंक्शन कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है। तो अगर आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपके लिए डेक्स बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको सिर्फ फंक्शंस कॉल करने हैं एंड उनमें वैल्यूज पास करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का भी कोर्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं एक प्रोग्रामिंग का कोर्स भी लॉन्च करूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू डेक्स। अभी के लिए हम सारे कॉलम्स बनाएंगे बिकॉज हमें आउटपुट में कुछ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने काउंट ऑफ रेस्टोरेंट बनाया था, विच इज दिस। अब मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, काउंट ऑफ कस्टमर्स इक्वल टू। सबसे पहले एकदम सिंपल फंक्शन लेंगे विच इज काउंट, जो कि किसी भी वैल्यू का काउंट दे देगा। तो देखिए सी ओ यू, देखो जैसे ही मैं काउंट टाइप करने जा ही रहा हूँ, पावर बीआई में जितने डैक्स फंक्शन है स्टार्टिंग विथ सी ओ यू, वो सब हमें दे दिया यहाँ पर। एंड अगर आपको कोई डैक्स फंक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस एरो पे क्लिक करके पता कर सकते हैं कि व्हाट डज दैट फंक्शन डू। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सी काउंट्स द नंबर्स इन अ कॉलम, तो हम इस फंक्शन को लेंगे एंड ब्रैकेट हमें ओपन करना है। अब हमें उस कॉलम का नाम टाइप करना है जिसका काउंट हमें चाहिए। यहाँ पर पावर बीआई ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स को पॉपुलेट कर दिया है, इवन टाइम कैलेंडर के कॉलम्स को भी पॉपुलेट कर दिया है। तो हमें चाहिए कस्टमर आईडी CUS। ये देखिए अब सिंगल जो कॉलम है विच इज स्टार्टिंग विद कस्टम CUS, वो यहाँ पर आ चुका है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा वैसा लिख के आ गया। अब व्हाट डज दिस मीन, काउंट करिए इन दिस टेबल दिस कॉलम नेम। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको टेबल का नेम लिखना है, देन ब्रैकेट के अंदर उस टेबल के कोई कॉलम का नेम लिखना है। तो पावर बीआई इस टेबल के इस कॉलम में जाके उसका काउंट लेकर आएगा। एंड देन आखिरी में हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट अगर हम नहीं भी क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देगा। अभी के लिए देखिए यहाँ पे रेड कलर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे पावर बीआई इंडिकेट कर रहा है कि फॉर्मूला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो बिना ब्रैकेट ऐड किए मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, द नेम काउंट ऑफ कस्टमर्स इज ऑलरेडी यूज्ड फॉर अ मेजर ऑन टेबल फूड ऑर्डर्स। ठीक है, चूज अ डिफरेंट नेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट ऑफ कस्टमर्स 1 कर देंगे एंड आई प्रेस एंटर। अब देखिए नया कॉलम क्रिएट हो गया। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ डेक्स काउंट। अब इतने सारे फंक्शन है पावर बीआई में, तो क्या आपको सारे फंक्शन याद करने पड़ेंगे? एंड हर मंथ पावर बीआई में अपडेट आते रहता है, तो न्यू डैक्स फंक्शंस भी आते रहते हैं। तो क्या आपको सारे फंक्शंस याद करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। यू कैन जस्ट रेफर माइक्रोसॉफ्ट डैक्स डॉक्यूमेंटेशन। ये देखिए, दिस लिंक इज द डैक्स रेफरेंस लिंक। यहाँ पे आपको जितने फंक्शंस है सारे मिल जाएंगे। दिस इज जनरल लर्न अबाउट डैक्स एंड एवरीथिंग। हमें क्या चाहिए, डैक्स फंक्शंस। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे डैक्स फंक्शंस में। ये देखिए यहाँ पे सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। अब देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। देर इज न्यू डैक्स फंक्शंस, मतलब जो भी अपडेट्स में आ रहे हैं वो सारे। नेक्स्ट अपडेट में ये न्यू डैक्स फंक्शन इन किसी एक कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम न्यू डेक्स फंक्शन हमारे पास है एग्रीगेशन फंक्शंस, जो कि हमने देखा काउंट, सम, एवरेज, वो सब कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस में आते हैं। एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस के लिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, दीज फंक्शंस आर सिमिलर टू डेट एंड टाइम फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
देन हमारे पास है फिल्टर फंक्शंस, देन फाइनेंशियल फंक्शंस, इंफॉर्मेशन, और भी कई कैटेगरीज हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको जितने फंक्शंस चाहिए वो सब कुछ पावर बीआई में अवेलेबल है। नाउ लेट्स गो बैक टू पावर बीआई। अब कुछ और फंक्शंस भी समझ लेते हैं। मैं बनाऊंगा एक नया कॉलम। अब मुझे चाहिए लेटेस्ट कस्टमर, जो सबसे लेटेस्ट कस्टमर है इस डेटा में वो। I'll type लेटेस्ट कस्टमर इक्वल टू, अब लेटेस्ट कस्टमर चाहिए मुझे तो मैं कौन सा डैक्स फंक्शन यूज करूं? लेट्स सी व्हाट वी हैव। मेरे पास है कस्टमर आईडी, तो मैं यूज कर सकता हूं मैक्स, मैक्स ऑफ कस्टमर आईडी, एंड आई प्रेस एंटर। तो ये देखिए सी 9996 जो है दैट इज अवर लेटेस्ट कस्टमर। अब अगर मुझे देखना है कि सबसे पुराना रेस्टोरेंट कौन सा है इस डेटा में, द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट, तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इक्वल टू min ऑफ रेस्टोरेंट आईडी। तो ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इज R2001। अब आ जाते हैं ऑर्डर वैल्यू पे। अब हम ऑर्डर वैल्यू में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, इफ एल्स वाली कैलकुलेशन। तो अगर हमारा ऑर्डर वैल्यू जो है 1000 के ऊपर है, देन वी विल से कि इट इज प्रॉफिट, और 1000 के नीचे है तो इट विल बी लॉस। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, नया कॉलम बनाऊंगा, एंड आई टाइप प्रॉफिट स्लैश लॉस 1, बिकॉज हमारे पास एक प्रॉफिट स्लैश लॉस कॉलम ऑलरेडी है, इक्वल टू, यहां पर मैं टाइप करूंगा इफ, एंड ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये देखिए यहां पर तीन चीजें आ गई। लॉजिकल टेस्ट जो कि ब्लू कलर में है, विच इज इंडिकेटिंग कि आपको लॉजिकल टेस्ट यहां पर अभी टाइप करना है। आप इफ फंक्शन में अभी ये वाले सीक्वेंस पे हो कि आपको लॉजिकल टेस्ट देना है। देन कॉमा लगा के रिजल्ट इफ ट्रू, देन कॉमा लगा के रिजल्ट इफ फॉल्स। बट अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्ट इफ फॉल्स जो है दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, विच मीन्स कि रिजल्ट इफ फॉल्स इज एन ऑप्शनल थिंग। आपको अगर रिजल्ट इफ फॉल्स पास करना है तो आप पास करें, नहीं करना है तो नहीं करें, इट वोंट अफेक्ट द फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर वैल्यू, ओके मैं समझ गया क्या हो रहा है। ऑर्डर वैल्यू इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन 1000, देन कॉमा। देखिए अब जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, यहां पर रिजल्ट इफ ट्रू हाईलाइट होने लगा। तो अगर ट्रू रिजल्ट है तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट, अदरवाइज इट विल बी लॉस, और ब्रैकेट्स क्लोज। तो नाउ अवर फॉर्मूला इज कंप्लीट। ये देखिए यहां पर रो कॉन्टेक्स्ट यूज करके हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और वैल्यूज पॉपुलेट हो गई। तो यहां पर अभी हमने फॉर्मूला में क्या यूज किया, और क्या होता अगर मैं लॉस की जगह कुछ नहीं लिखता, जस्ट इतना लिख के छोड़ देता एंड एंटर प्रेस कर देता। तो जहां प्रॉफिट तो हुआ है वहां पर तो प्रॉफिट आता, बट जहां लॉस हुआ है वहां पर ब्लैंक आ जाता। ठीक, प्रॉफिट प्रॉफिट ब्लैंक 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 ब्लैंक।
तो एल्स पार्ट अगर हम छोड़ दे इफ में, तो हम क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा। और अगर हम वहां पर कुछ टाइप करें तो वही वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी। बट अगर आप देखें तो ये ऑर्डर वैल्यू जो है उसमें 187 रुपीज भी एक वैल्यू है, एंड 987 भी है, देन बहुत सारी वैल्यूज हैं। 104 से लेके आई थिंक इट इज गोइंग अप टू 1995, ऑलमोस्ट 2000। तो इतनी सारी वैल्यूज में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इफ इट इज ग्रेटर देन 1000 तो प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इफ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को भी तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है, लो प्रॉफिट, मीडियम प्रॉफिट एंड हाई प्रॉफिट, लो लॉस, मीडियम लॉस, हाई लॉस। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके दो अप्रोच हैं। फर्स्ट अप्रोच विल बी यूजिंग इफ, जो कि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, बट हम वो भी यूज करेंगे। सबसे पहले यूजिंग इफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉलम। कैटेगराइज्ड प्रॉफिट स्लैश लॉस इक्वल टू इफ। अब मुझे क्या करना है, यहां पर लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे कैलकुलेट करेंगे। मैं जल्दी से नोटपैड ओपन कर लेता हूं। वी हैव ऑर्डर वैल्यूज फ्रॉम 104 अप टिल 2000। तो मैं बोलूंगा इफ परचेज इज लेस देन 200, less than 200, order value is less than 200, then it is big loss for me. If it is less than 500, then medium loss। 500 ने इसे 450 कर देते हैं। And if it is 600, then low loss। If it is less than 800, then I have low profit। If it is less than 1300, then I have medium profit, and rest will be high profit. Not rest, if it is less than 2000, then I have high profit। तो अभी हमें स्ट्रैटेजिकली इन कंडीशंस को हमारे फॉर्मूला में प्लेस करना पड़ेगा। कैसे? पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1350, ठीक है, 1350, जो कि हाई प्रॉफिट में आनी चाहिए, बिकॉज वो 1350 इज नॉट लेस देन 1300। तो सबसे पहले वो कैलकुलेट होगा लेस देन 200। ठीक है, 1350 इज नॉट लेस देन 200, देन ये कंडीशन चेक होगी, ये होगी, देन ये होगी, देन फिफ्थ, फाइनली द सिक्स्थ वन विल बिकम ट्रू। तो अभी हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है। बाय द वे हम इसे उल्टा भी कर सकते थे। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 2000, ग्रेटर देन 1300, ग्रेटर देन 800, ग्रेटर देन 600, ग्रेटर देन 450 एंड ग्रेटर देन 200। तो अभी हम लेस देन से शुरू करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट इन आवर फॉर्मूला। इसको मैं यहां पे ले लेता हूं। इफ ऑर्डर वैल्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें बार बार ये वैल्यू लगने वाली है। और बाय द वे आप यहां पर शिफ्ट एंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे जा सकते हैं, ताकि आपका फॉर्मूला थोड़ा क्लीन दिखे। अब इसे ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 200, देन इट इज बिग लॉस। बिग
लॉस। अब एल्स में क्या लिखा जाए? एल्स में हमें एक और इफ लिखना है। इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 450, देन हमें क्या करना है? मीडियम लॉस। मीडियम लॉस। देन क्या करना है? अगर मीडियम लॉस भी नहीं है तो एक और इफ चाहिए हमें। इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 600, लो लॉस। अब क्या? लो प्रॉफिट। तो इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 800, लो प्रॉफिट। इसके बाद एक और इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन 1300, then it is medium profit। then एक और if order value is less than 2000, then it is big profit। ये देखिए हमारा कॉलम कैलकुलेट हो गया है। लेट्स सी करेक्टली कैलकुलेट हुआ है भी या नहीं। सबसे पहले बिग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। इन सारों के ऑर्डर वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 2000 एंड ग्रेटर देन 1300, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स सी बिग लॉस जो कि लेस देन 200 होना चाहिए, एंड हियर इट इज। तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। बट ये इतने सारे इफ लिखने का क्या फायदा? इतने सारे इफ्स। अगर आपके पास 100 कंडीशन होती तो क्या आप 100 बार इफ लिखते बैठते हैं? क्या हमारे पास कोई अलग फंक्शन नहीं है जिससे हम एक ही बार वैल्यू को लिख के बार बार कैलकुलेट कर सकें? तो वी हैव वन फंक्शन एंड द फंक्शन नेम इज स्विच। तो पहले हम स्विच को समझेंगे यूजिंग डिलीवरी फी, देन हम स्विच को हमारे प्रॉफिट लॉस वाले फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर डिलीवरी फी इज 0, 0, 40, 20, 30, 50। ओके, तो 0 to 50 इज द डिलीवरी फी। तो हम डिलीवरी फी में स्विच फंक्शन को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डिलीवरी फी को हमारे प्रॉफिट लॉस में डिवाइड करेंगे इनटू 5 कैटेगरीज। लेट्स नेम द कॉलम एज कैटेगराइज्ड, प्रॉफिट लॉस, और एल्स हम दे देते हैं डिलीवरी प्रॉफिट लॉस इक्वल टू स्विच। अब स्विच में देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है? एक्सप्रेशन वैल्यू 1 रिजल्ट 1, देन कॉमा डॉट 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 एंड देन एल्स। तो ये डॉट 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 का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू 1 और रिजल्ट 1 है यहाँ रिपीट हो रहा है। वैल्यू 2 रिजल्ट 2, वैल्यू 3 रिजल्ट 3, अप टिल वैल्यू n रिजल्ट n। देन उसके बाद आपका जब भी वैल्यू n रिजल्ट n हो जाए देन आप एक एल्स वैल्यू दे सकते हैं। तो लेट्स सी स्विच इन एक्शन। हमें यहाँ पर लेना है डिलीवरी फी, नॉट डेट एंड टाइम, डिलीवरी फी। बस मैं कॉलम का नाम लिख दूंगा एंड कॉमा देके शिफ्ट एंटर। अब वैल्यू 1 मुझे लिखना है 0। इफ वैल्यू 1 इज 0, अगर डिलीवरी फी 0 होती है
then I am in huge profit. अगर डिलीवरी फी 10 होती है, then I am in big profit. If delivery fee is 20, then low profit. Sorry, medium profit. If delivery fee is 30, then I am in low profit. If delivery fee is 40, I have no profit, no loss. If delivery fee is 50, then it is loss. Else में मैं दे देता हूँ NA and let's press enter. ये देखिए सारे वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ गए. ह्यूज प्रॉफिट, लॉस. लेट्स सी लॉस फर्स्ट. यहाँ पर डिलीवरी फी होनी चाहिए 50. देखिए सारी डिलीवरी फी 50 है, नॉट इवन 51 और 49, जस्ट 50. अब लेट्स चेक ह्यूज प्रॉफिट. इसका मतलब डिलीवरी फीस 0. So it is huge profit for the customer. No profit, no loss. And it is 40 everywhere. So this was a simple implementation of switch function. अब अगर हमारे categorized profit and loss में हमें add करना है, so what we have to do is, let's copy this so we don't have to write it again and again. Create a new column. Categorized profit dash loss to equal to switch. अब हम डायरेक्टली फूड ऑर्डर वैल्यू जो है उसे यहाँ पर नहीं लिख सकते, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर इट विथ सम कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन और ग्रेटर देन, है ना. तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा. हियर वी हैव टू टाइप अनदर फंक्शन विच इज ट्रू. ट्रू फंक्शन हमें जस्ट ट्रू रिटर्न करता है. तो स्विच ट्रू, देन हम यहाँ पर सारी कंडीशंस लिखेंगे. एंड फॉर दैट यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा एंड लेट्स पेस्ट द वैल्यूज हियर एंड एंटर. ये देखिए सेम कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ यूजिंग स्विच. एंड यहाँ पर हमें मल्टीपल इफ्स नहीं लिखने पड़े. तो दिस वाज ऑल अबाउट स्विच फंक्शन. एज वेल एज हमने एक नया फंक्शन सीखा विच इज ट्रू. ऐसे ही फॉल्स भी होता है. क्या होता अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता. 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और सोचिए फॉल्स लिखने पे क्या होता, कॉलम की क्या वैल्यूज आती. लेट्स सी द आंसर. आपको देखा बिग लॉस, बिग लॉस, बिग लॉस, बिग लॉस.
ये देखिए, बिग लॉस और ब्लैंक के अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉपुलेट नहीं हुई है, विच मीन्स फॉल्स विल गिव यू एब्सर्ड रिजल्ट्स। तो इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखना है हमेशा। मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई कि जो स्विच है एंड इफ है, दीज आर ऑल कैटेगोरिकल फंक्शन, जो कि कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं चीजों को। एंड जो हमने ट्रू देखा था, दैट वाज अ लॉजिकल फंक्शन। ट्रू एंड फॉल्स आर लॉजिकल फंक्शंस। अब आगे बढ़ने से पहले हम पावर बीआई में ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और वेरिएबल। ये तो बहुत ही डेंस प्रोग्रामिंग डेफिनेशन है ऑपरेटर्स की। मैं सिंपली आपको एक ऑपरेटर समझा देता हूँ। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स हैं जो कि एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, मे इट बी लॉजिकल, अरिथमेटिकल और एनीथिंग। जैसे यहां पर हम एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लेस देन। दिस इज एन ऑपरेटर। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। तो जो हम लेस देन यूज कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली, लेट मी जूम इन। लेस देन जो है, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। यहां पर हम ग्रेटर देन भी लगा सकते थे, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। और यहाँ पे हम एक इक्वल टू साइन भी लगा सकते थे, विच इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। अब एक और ऑपरेटर है यहाँ पर, विच इज डबल इक्वल टू। अब डबल इक्वल टू क्या करता है? इट इज स्ट्रिक्ट ऑपरेटर। स्ट्रिक्ट ऑपरेटर से क्या मतलब है मेरा, कि इफ ऑर्डर वैल्यू इज इक्वल टू 200 बाय वैल्यू एज वेल एज बाय डेटा टाइप, देन ओनली इट इज बिग लॉस। इसका क्या मतलब है, समझ लेते हैं। कि अगर ऑर्डर वैल्यू जो है 200 है, तो बिग लॉस है? नहीं। ऑर्डर वैल्यू 200 है, एज वेल एज जो ऑर्डर वैल्यू है उसका डेटा टाइप इसके डेटा टाइप से मैच हो रहा है या नहीं, वो भी देखना है। अगर मैं यहाँ पर 200 को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं, तो अब ये 200 कोई नंबर नहीं है, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो एक सिंगल इक्वल टू अगर मैं लिखता तो यहाँ पर बिग लॉस आ जाता, पर अगर मैं डबल इक्वल टू लिख दूं तो यहाँ पर ये कंडीशन कभी फुलफिल ही नहीं होगी। वाई? बिकॉज ऑर्डर वैल्यू का डेटा टाइप एक्चुअली में नंबर है, बट यहाँ पे हम उसको एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 200 इक्वल टू 200, बट 200 नंबर इज नॉट इक्वल टू 200 स्ट्रिंग। तो इसके लिए डबल इक्वल टू जो है वो ये चेक लगाता है कि आपको वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करना है। देन वी हैव वन मोर, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी तक तो हमने लेस देन 200 लिया था, राइट? तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, जो कि 200 को भी इंक्लूड करेगा। अदरवाइज अगर कोई ऑर्डर वैल्यू 200 ही है और मैं चाहता हूं कि वो बिग लॉस में जाए, तो वो बिग लॉस में नहीं जाएगा, वो मीडियम लॉस में चला जाएगा। इफ द ऑर्डर वैल्यू इज 200, to prevent that we will use less than and equal to। इससे क्या होगा, 200 की वैल्यू को भी बिग लॉस में इंक्लूड करेगा पावर बीआई। आफ्टर दैट वी हैव नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे लिखते हैं, बट इन पावर बीआई एज वेल एज इन मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल लैंग्वेजेस हम नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं। तो इफ ऑर्डर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 200, देन इट इज बिग लॉस। तो दीज आर ऑल ऑपरेटर्स। आगे हम और भी ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, दैट इज एम परसेंट, जो कि कॉन्केटेनेट करने में यूज होता है। हम कॉन्केटेनेशन भी करेंगे आगे। तो आई होप आप लोगों को ऑपरेटर समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, एंड विल कम बैक टू इफ अगेन।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जितनी भी वैल्यूज इफ एल्स में स्विच में एग्जीक्यूट किए, यहाँ पे जस्ट एक सिंगल वैल्यू इन्वॉल्व है। लाइक हियर कैटेगराइज प्रॉफिट लॉस में ऑर्डर वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट लॉस वन में ऑर्डर वैल्यू से ही कंपेयर हो रहा है। तो व्हाट इफ हमें दो वैल्यूज से कंपैरिजन करना है, इफ दीज टू वैल्यूज are greater than or equal to or less than or equal to some another value, then it is profit or some other value। तो वो कैसे करें? एक एग्जांपल लेते हैं डिलीवरी फी एंड कमीशन फी का। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर डिलीवरी फी ग्रेटर देन 30 है एंड उसके साथ ही कमीशन फी लेस देन 80 है, तब ही हमारा प्रॉफिट होगा, एल्स इट इज लॉस। अगर डिलीवरी फी ग्रेटर देन 30 है एंड कमीशन फी लेस देन 80 है, देन ओनली देयर इज प्रॉफिट, अदरवाइज वी आर इन लॉस। तब इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे इफ कंडीशन में? तो लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉलम, प्रॉफिट लॉस फ्री इक्वल्स टू इफ, यहां पर हमारी कोई कंडीशन आएगी, इफ द कंडीशन फुलफिल्स देन इट इज प्रॉफिट, अदरवाइज इट इज लॉस। अब यहां पर कंडीशन हम कैसे लिखें? तो हियर लॉजिकल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर। यहां पे हम एंड लॉजिक का यूज करेंगे। एंड क्या करेगा, जब दोनों वैल्यूज ट्रू है तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो देखते हैं एंड, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एंड ब्रैकेट्स दूंगा। देखिए एंड अब दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हम क्या देंगे, डिलीवरी फी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, कॉमा लॉजिकल स्टेटमेंट 2 विल बी कमीशन फी should be less than equal to 80, then it is profit, otherwise it is loss। आप देखिए जहां जहां प्रॉफिट हुआ है वो चेक करते हैं। मैंने फिल्टर कर लिया है प्रॉफिट को। लेट्स सी, डिलीवरी फी यहाँ पर है 40, that is greater than 30, and commission fee is less than 80, so here we have profit। आपको समझा एंड लॉजिक? अच्छा, लेट्स से हमारी कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई और अब हम चाहते हैं कि डिलीवरी फी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हुई, या फिर कमीशन फी लेस देन और इक्वल टू 80 हो गया, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो हम प्रॉफिट में हैं। तो हम एंड की जगह क्या यूज करेंगे जिससे हमारी कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वैल्यू रिटर्न ट्रू हो जाए? तो हम एंड की जगह ऐसा कौन सा फंक्शन यूज करें कि इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा आउटकम ट्रू हो जाए? लेट्स कॉपी दिस फंक्शन फर्स्ट, और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है और। तो दिस इज लॉजिकल और, जो कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा। रिमेंबर, एंड में हर एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड और फंक्शन में कोई एक वैल्यू भी ट्रू हुई, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो इट विल रिटर्न ट्रू। और एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड विल रिटर्न फॉल्स। तो लेट्स प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ पे अर्लियर जहाँ पे हमारा लॉस हुआ था, अब यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो अब यहाँ पे कमीशन फी है 122, विच इज
ग्रेटर देन 80, बट डिलीवरी फी जो है वो 30 हो गई, सो वी आर इन प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट लिख के आ रहा है। अच्छा, क्या हो अगर मैं यहाँ पर लॉस की जगह ब्लैंक रिटर्न करना चाहूँ? तो यहाँ पर मैं एक ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूं, कॉमा भी नहीं लगाऊं, एज वेल एज यहाँ पे मैं एक फंक्शन का नाम टाइप कर सकता हूँ विच इज ब्लैंक, जिससे हमें ब्लैंक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है। तो दिस इज ब्लैंक फंक्शन, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा सारे लॉस जो है वो ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएंगे। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास ऐसे ब्लैंक डेटा भी मिलेंगे आपको, तो उनको अगर आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये ब्लैंक डेटा इस रो में है या नहीं है, लेट्स से आपके पास लैक्स ऑफ रोज है, बहुत ही वॉल्यूमिनस डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन है इस ब्लैंक नाम का, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि द वैल्यू इज आइदर ब्लैंक और नॉट। अगर वैल्यू ब्लैंक है तो इट विल रिटर्न ट्रू, और एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। तो लेट्स नेम द कॉलम एज ब्लैंक वैल्यूज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम इज ब्लैंक एंड द वैल्यू विल बी profit loss 43, and I will close the bracket। ठीक, जहां जहां पे ब्लैंक है वहां वहां ट्रू रिटर्न कर दिया, एंड जहां पे ब्लैंक वैल्यू नहीं है वहां पर फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो आपको अगर नल वैल्यूज हैंडल करना है ऑन पावर बीआई लेवल, तो इस ब्लैंक फंक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड सिंस ब्लैंक जो है वो बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स, तो मैं यहीं पे आपको एक नया लॉजिकल फंक्शन सिखा देता हूँ विच इज नॉट। तो अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑफ आवर होल फॉर्मूला लिख दूं, तो क्या होगा, जहां पर ब्लैंक है वहां पर फॉल्स लिख के आएगा, और जहां पर ब्लैंक नहीं है वहां पर ट्रू लिख कर आएगा। बिकॉज नॉट जो है वो किसी भी चीज का अपोजिट रिटर्न कर देता है, किसी भी लॉजिकल थिंग का अपोजिट। इफ इस ब्लैंक वॉज रिटर्निंग जीरो, देन नॉट वुड हैव रिटर्न वन। तो जीरो अगर रिटर्न करता है तो वन हो जाता है, एंड यहाँ पर जो हो रहा है ट्रू रिटर्न हो रहा है तो उसको फॉल्स कर दे रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो उसको ट्रू कर दे रहा है। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ नॉट फंक्शन। अब आते हैं एजिंग पे। क्या आप लोगों को एजिंग पता है? एजिंग इज नथिंग बट हाउ मेनी डेज वेंट बाय, मतलब कितने दिन हो गए फ्रॉम सम पर्टिकुलर डेट। तो अभी के लिए हमारे पास डेट कॉलम इज डिलीवरी डेट एंड टाइम, तो आज हम डिलीवरी डेट एंड टाइम कॉलम को यूज करके एजिंग कैलकुलेट करेंगे। इस ऑर्डर को कितने दिन हो गए, तो एजिंग कैलकुलेट करने के लिए मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा, एंड आई नेम द कॉलम एज एजिंग इक्वल टू। अब देखिए, एजिंग कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टुडेज डेट माइनस द डिलीवरी डेट, राइट। तो पावर बीआई में हमारे पास एक फंक्शन है विच इज नोन एज डेट डिफ, जो कि दो डेट्स का डिफरेंस बताता है। तो डेट वन में मैं टाइप कर दूंगा डिलीवरी डेट एंड टाइम, एंड डेट टू विल बी टुडेज डेट। अब टुडेज डेट में आज तो अभी हमको हमारे सिस्टम से लेनी है, अगर मैं मैन्युअली टाइप कर दूं 03-10-2024, तो ये डेट तो चेंज होने वाली नहीं है। मुझे डायनेमिक डेट चाहिए जो कि डेली डेट चेंज हो, तो वो डेट्स के हिसाब से एजिंग कैलकुलेट हो। तो उसके लिए हमारे पास पावर बीआई में एक फंक्शन है विच इज नोन एज टुडे। टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिस्टम से या फिर पावर बीआई फैब्रिक से आपको डेट फेच करके दे देता है, जो कि करंट डेट होगी। अभी सिस्टम डेट है 3 अक्टूबर 2024, तो आज की डेट आ जाएगी यहाँ पर, और जैसे ही डेट चेंज होगी यहाँ पर टुडे में ऑटोमेटिकली डेट फेच होके चेंज हो जाएगी, एंड उसके हिसाब से डिफरेंस कैलकुलेट होगा। अब थर्ड है यहाँ पर इंटरवल। इंटरवल पूछ रहा है, इंटरवल में पूछ रहा है आपको किस इंटरवल में चाहिए, आवर्स में चाहिए, मिनट्स में चाहिए, डेज में चाहिए, कि हाउ मेनी डेज वेंट बाय, हाउ मेनी आवर्स वेंट बाय। हमें डेज में चाहिए, तो वी विल सेलेक्ट डे एंड क्लोज द ब्रैकेट,
एंड प्रेस एंटर। ये देखिए एजिंग कैलकुलेट हो गई कि 261 डेज वेंट बाय ऑन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर को दिए हुए 261 डेज हो गए, इसको 266 एंड सो ऑन। तो ये था डेट डिफ फंक्शन एंड टुडे फंक्शन। एंड टुडे की जगह एक और फंक्शन है विच इज नोन एज नाउ। नाउ फंक्शन भी सेम ही काम करता है, जो कि टुडेज डेट लाकर हमें दे देता है। ठीक, नाउ लिखने के बाद भी हमारे वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आया। अब थोड़े और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस देखते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, इनका एंड होता है? तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च को। तो अब अगर हमें फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊंगा एंड आई नेम इट करंट फाइनेंशियल ईयर इक्वल टू, अब मैं दूंगा एक इफ। अब यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा? इफ टुडेज डेट, फ्रॉम टुडेज डेट वी विल फेच आउट द मंथ। ठीक है, अगर मंथ जो है अप्रैल से कम है, लाइक बिफोर अप्रैल, तो द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 2023। और अगर अप्रैल से आगे है देन इट इज 2024, लाइक 24-25। और अगर अप्रैल से कम है तो 23-24। तो लेट्स फेच इट। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? टुडेज डेट, है ना? तो टुडे, अब हमें तो पूरी डेट रिटर्न होगी, बट हमें इसमें से क्या चाहिए? जस्ट मंथ चाहिए, राइट? तो देर इज अनदर फंक्शन विच इज नोन एज मंथ। मंथ फंक्शन विल एक्सट्रैक्ट ओनली द मंथ फ्रॉम अ डेट। तो हम मंथ के अंदर टुडे को पास कर देंगे। तो अब हमें मंथ मिल गया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इफ मंथ इज लेस देन 5, ओके, इफ इट इज लेस देन 5 देन, तो अगर मंथ जो है मई से कम है तो हमें क्या रिटर्न करना है? प्रीवियस ईयर, दैट इज 2023 रिटर्न होगा। लेट से अगर आज डेट होती 1 जनवरी 2024, तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 2023-24। तो अभी के लिए हम जस्ट 2023 रिटर्न करेंगे। तो आई विल टाइप टुडे, बट हमें पूरी डेट नहीं चाहिए, हमें जस्ट ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। तो टू एक्सट्रैक्ट द ईयर देर इज अनदर फंक्शन विच इज नोन एज ईयर। ईयर विल एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम एनी डेट। तो हम ईयर एक्सट्रैक्ट करें, बट हमें ये भी नहीं चाहिए, करंट ईयर तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? करंट ईयर -1। So what we will do, we will cut this and inside a bracket current year -1, this will be returned। and अगर डेट हमारी ग्रेटर देन 5 है और 5 है तो we will just return the current year which is this। let's see the result। तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर आ गया 2024। लेट्स टेस्ट दिस फंक्शन विथ अनदर डेट। यहां पे मैं चेंज करता हूं। अब मुझे एक डेट पास करनी है इस मंथ में, तो मैं डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकता हूं ऐसे कि 02-03-2022। पावर बीआई इसको एज स्ट्रिंग समझेगा।
So to provide some date to some function, we have another function known as date. अब date 3 आर्ग्यूमेंट लेता है. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ईयर, सेकेंड इज मंथ, थर्ड इज द डे. तो अभी के लिए हम पास करेंगे 2022 01 01. तो अगर 1 जनवरी 2022 है तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 2021. लेट्स सी, आ गया 2021. ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं 20 के लिए. ठीक, 2019 आ गया. बट अब देखिए हम बार बार यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, विच इज क्वाइट हेक्टिक. मुझे 3 जगह पे चेंज करना पड़ रहा है, राइट? तो क्या हो अगर मैं ये वैल्यू को कहीं पर लिख दूं और स्टोर कर दूं एंड यहाँ पर जस्ट उस वैल्यू को पास करूं, उस वेरिएबल को पास करूं. तो पावर बीआई में एक फीचर है विच इज नोन एज वैर, जिसकी हेल्प से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वैर dt इक्वल टू डेट. एंड अब मुझे लेट्स से 2018 का चेक करना है. 2018 05 02. एंड अब देखिए यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है, राइट? ये दिस इफ इज नॉट डिफाइंड और समथिंग, सम एरर इज गोइंग ऑन. तो क्या होता है ना, जैसे ही हम कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ता है विच इज रिटर्न. तो अब हमारा एरर चला गया. बट अब हमें डेट की जगह क्या करना है? उस वेरिएबल को पास करना है. तो आई विल राइट जस्ट हियर डी टी. यहाँ पे भी डी टी एंड हियर ऑल्सो डी टी. एंड अब देखिए एंटर प्रेस करते ही वही सेम फॉर्मूला हमने वेरिएबल के थ्रू लिखा है. तो नाउ इट इज रीडेबल एज वेल एज इट इज मोर क्लीन. तो यहाँ पे अब हम कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे, लेट से 2000. एंड अब हम यहाँ पर पास कर देंगे 03. तो आर फॉर्मूला इज वर्किंग. अगर हमें चाहिए कि लाइक फाइनेंशियल ईयर हमें दो वे में दिखे, 2022 23 24 25 उस टाइप में दिखे, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एनहांस द फॉर्मूला. जैसे यहाँ पर हम जस्ट ईयर पास कर रहे हैं, तब यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करेंगे हम विच इज नोन एज एम्परसेंड, जो कि वैल्यूज को कॉन्कैटेनेट कर देता है, ऐड कर देता है, बट इन अनदर वे. स्ट्रिंग एडिशन करता है, वो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंस दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ईयर dt. एंड यहाँ पे हम क्या पास करेंगे फिर? एम्परसेंड ब्रैकेट्स +1. बट अब देखिए यहाँ पर कैसा आ रहा है, 2024 2025 ऐसा लिख के आ रहा है, राइट? तो अगर हमें स्पेस चाहिए या डैश चाहिए बीच में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेस देंगे एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग देंगे इस तरीके से, एंड इसको भी कॉन्कैटेनेट कर देंगे. तो सेम हम नीचे भी करेंगे. एंड नाउ हमारे पास हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर आ गया, डेट इज 2024 2025. So this was about variables,
रिटर्न फंक्शन, ईयर, मंथ। अब बढ़ते हैं एक ऐसे फंक्शन की तरफ जो कि यूजर का नेम रिटर्न करता है। अब आप सोच रहे होगे कि कौन सा यूजर नेम, राइट? तो दैट यूजर नेम इज दिस, जो कि साइन इन यूजर रहेगा, उसका नेम रिटर्न कर देगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में स्टोर होगा। माइक्रोसॉफ्ट आईडी पे जो नाम होगा आपका, वो नाम रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। एंड ये फंक्शन किस चीज के लिए यूज होता है वो आगे हम समझेंगे। इट इज नोन एज रो लेवल सिक्योरिटी, RLS। तो आई विल टाइप यूजर प्रिंसिपल नेम। ओके। तो यहाँ पर एक और एरर थ्रो कर दिया कि दीज फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड इन कैलकुलेटेड कॉलम्स। दीज फंक्शंस में ओनली बी यूज्ड इन मेजर्स। तो हम एक मेजर बना लेते हैं। एंड अब हमें हमारे यूजर नेम की वैल्यू देखनी है, तो हम कोई कार्ड विजुअल में हमारे मेजर को इंक्लूड करेंगे। तो लेट्स इंक्लूड आवर मेजर इन दिस कार्ड विजुअल। यूजर नेम, एंड मुझे मेरे लोकल सिस्टम का यूजर नेम आ गया, विच इज माई लैपटॉप्स नेम, MS टेक कैंपस। एंड अगर आप पावर BI सर्विस लेवल पे हो, लाइक पावर BI फैब्रिक, तो पावर BI फैब्रिक पे जो नाम होता है आपका, वो डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पर। लेट्स गो टू द लास्ट फंक्शन ऑफ today's lecture, which is known as calculate. Now calculate is a very important function which allows you to change the filter context. मैं अभी समझा देता हूँ आपको ये इसका क्या मतलब है। लेट्स से कैटेगराइज प्रॉफिट लॉस टू में मुझे ऑर्डर वैल्यू का सम चाहिए, बट इट शुड बी ओनली ऑफ बिग प्रॉफिट। जहां जहां बिग प्रॉफिट हुआ है उसी का मुझे सम चाहिए। तो इफ आई क्रिएट अ न्यू कॉलम एंड आई टाइप बिग बिग प्रॉफिट रेवेन्यू इक्वल टू सम एंड ऑर्डर वैल्यू, बस यहाँ पर देखिए जस्ट सम आ गया। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे जस्ट बिग प्रॉफिट का सम चाहिए। तो हियर कैलकुलेट फंक्शन कम्स इनटू पिक्चर। मैं इसको कट करूंगा एंड आई टाइप कैलकुलेट। अब यहां पर बोल रहा है एक्सप्रेशन, एंड द एक्सप्रेशन वी वांट इज सम, राइट? देन वी हैव फिल्टर्स। अब यहां पर मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकता हूं। तो वी विल अप्लाई फिल्टर एज कैटेगराइज्ड प्रॉफिट लॉस टू should be equal to big profit, and I'll close the bracket। ये देखिए बिग प्रॉफिट रेवेन्यू चेंज हुआ, एज वेल एज जहां पर बिग प्रॉफिट है बस वहीं पर सम हुआ है। अब देखिए बिग प्रॉफिट रेवेन्यू चेंज हुआ, यहाँ पर इशू क्या है कि ये ऑर्डर वैल्यू को ही कॉपी कर दिया है यहाँ पर, बिकॉज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट तो यूज हो ही रहा है, बट कैलकुलेटेड कॉलम इज यूजिंग रो कॉन्टेक्स्ट। सो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेजर बनाना पड़ेगा। तो लेट्स कट दिस, डिलीट दिस कॉलम। बिग प्रॉफिट रेवेन्यू। नाउ लेट्स सी द measure in action. So total big profit revenue is this much.
आई होप आप लोगों को डैक्स एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक-एक फ़ॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप कहीं पर भी अटक जाएँ तो आप माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प। अगर आपको डैक्स समझ में आ गया है एंड आप एक्साइटेड है पावर बीआई विजुअल्स बनाने में, तो लाइक दिस वीडियो। In the next video, we will make some beautiful visualizations using Power BI. Take care. Bye bye.